हेलो एवरीवन। आफ्टर पॉलिटी इकोनॉमी की भी पीटी 365 राइट नाउ रिलीज हो चुकी है। सो लेट्स सी द मैगजीन एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जीडीपी। क्या क्या हमें इस आर्टिकल में कवर करना है? फर्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। सेकेंड वन इज व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। थर्ड वन हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया में क्या अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन का, और टोटल कितने तरीके से जीडीपी को निकाला जाता है। टोटल 3 मेथड से इसे हम लोग समझेंगे। देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए समझते हैं इसे यहाँ से। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफिनेशन ऑफ जीडीपी क्या है, बहुत ही आम भाषा में, कि थ्रू एक साल के अंदर किसी कंट्री के अंदर में टोटल कितने अमाउंट की, कितने रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है। सो डेफिनेशन इज GDP is the total amount of goods and services produced within the territory of a country in a financial year. Then after GDP growth क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2022 में एक कंपनी पेन बनाती है। 2022 में उसने टोटल 10 पेन बनाया और उस साल जो है पेन की MRP है 5 रुपीज़। तो टोटल 2022 की इस कंपनी की जीडीपी होती है 50 रुपीज़। सेम कंपनी 2023 में 20 पेन बनाती है और MRP सेम है 5 रुपीज़, तो इस साल का इसका जीडीपी हुआ 100 रुपीज़। तो ग्रोथ कैसे निकालते हैं? मैथमेटिक्स का सिंपल फार्मूला है। कोई भी चीज़ का जब आपको ग्रोथ निकालना है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, जहाँ से आप जा रहे हैं दैट इज इनिशियल स्टेज, इंटू 100%। तो फाइनली हमें 2023 में 100 रुपीज़ हुआ। 2022 में 50 रुपीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल, मतलब 2022 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 50 इंटू 100, तो टोटल आता है क्या 100% का ग्रोथ ये कंपनी शो कर रहा है। अब जीडीपी कैलकुलेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक कहते हैं रियल जीडीपी एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल जीडीपी। क्या डिफरेंस है? तो रियल जीडीपी जो है कैलकुलेट होता है बेस ईयर प्राइस पे एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है करंट ईयर प्राइस पे। मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग नॉमिनल जीडीपी को करेक्ट मेजर्स नहीं मानते हैं किसी इकोनॉमी में? तो इसका रीज़न ये है। सेम एग्जांपल को लेते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं क्या इस बार क्या करते हैं कि हम बेस ईयर प्राइस, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे 2022 के प्राइस के बेसिस पे। तो 2022 में कंपनी ने सपोज करो 10 पेन बनाया है एंड 2023 में कंपनी ने सेम 10 पेन ही बनाया है। प्राइस फिक्स है 5 रुपीज़। तो 2022 का प्रोडक्शन 50, 2023 का प्रोडक्शन भी 50। यहाँ से जब आप जीडीपी ग्रोथ निकालते हो, दैट मीन्स ये शो करता है जीडीपी ग्रोथ 50 माइनस 50 दैट इज 0/50 इंटू 100, ओवरऑल 0% ग्रोथ। ऑब्वियस ही बात है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ को इंक्रीज नहीं किया है। सेम 10 है इस साल भी पिछले साल से, तो हम लोग बोलेंगे जो इस साल इस कंपनी का ग्रोथ है 0%। बट सेम चीज़ को यदि हम लोग नॉमिनल तरीके से कैलकुलेट करें, दैट इज एट करंट प्राइस, तो क्या होता है? पिछले साल पेन का प्राइस 5 रुपये था, इस साल पेन का प्राइस 10 रुपये हो चुका है। प्रोडक्शन सेम है, पिछले साल भी 10 था, इस साल भी 10 है, लेकिन प्राइस जब बढ़ा है तो 50 इस साल हो गया जीडीपी कैलकुलेशन, एंड 50 एंड 100, प्रीवियस ईयर 50, इस साल 100। जब आप जीडीपी ग्रोथ निकालते हो तो यहाँ पे 100% ग्रोथ शो करता है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि विदाउट प्रोडक्शन इंक्रीज किए हुए भी कंपनी शो कर रहा है 100% ग्रोथ। इसका मतलब है कि जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालते हो एट करंट प्राइस पे, तो ये संभावना हो सकती है कि आपका जो है क्या जो ग्रोथ दिखा रहा है वो ओनली सिर्फ इन्फ्लेशन को बताए, ग्रोथ तो हुआ नहीं है। मे और मे नॉट भी ये भी बढ़ा हो, प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, लेकिन जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो जीडीपी कैलकुलेशन में कुछ एरर शो करता है। सो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो हम लोग इकोनॉमी में रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑन द बेस ईयर प्राइस। इंडिया भी करंटली फॉलो करता है 2011 के प्राइस को। उसके बाद समझते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। सिंपल सा टर्म है कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो यदि इससे हम लोग समझे अपने वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि, तो इससे ये पता चलता है कि जीडीपी डिफ्लेटर ऑलवेज शोज कि हाउ मच इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, बिकॉज जब आप नॉमिनल जीडीपी तभी वेरी करता है जो प्राइस इंक्रीज होता है। सो आपको बस इतना याद रखना है, जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स
नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग अब समझते हैं कि जीडीपी की मेजरमेंट कैसे होती है, एंड जीडीपी की मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। टोटल 3 टाइप से जीडीपी का मेजर किया जाता है। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड वन इज वैल्यू एडेड मेथड। चाहे आप कोई भी मेथड को फॉलो करें, कैलकुलेशन बिल्कुल तीनों में सेम आता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस बाद में यदि डाटा कंप्लीट आ जाए तो वो भी सही होता है। क्यों ऐसा होता है? मान लो कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही एक्सपेंडिचर उसका होगा, और जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही उसे इनकम मिलेगा, तो दोनों की बात सेम है। ये तीनों तरीके से जो हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इनकम मेथड से हम लोग जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो इनकम मेथड निकालने के लिए हम लोग टोटल 3 चीज़ को ऐड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जो भी है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसे जो सैलरी मिलता है, उसे जो वेजेस मिलता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऐड करते हैं हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज सैलरी। सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस। सपोज करो कोई लैंड है, लैंड रेंट अर्न कर रहा है, तो कोई कैपिटल है, कैपिटल आपको रिटर्न दे रहा है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो इनकम है दैट विल ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड थर्ड वन हम लोग इंक्लूड करते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से हमें कितना मनी आ रहा है। सपोज करो रिक्शा चालक है, उसका मनी भी हमने, तो टोटल जब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो ये जो टोटल इनकम होता है दैट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ अ कंट्री। सेम सेकेंड हम लोग मेथड फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि खर्च करने की नज़र से भी हम लोग जीडीपी को निकाल सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर टोटल हम लोग 4 क्वांटिटी को ऐड करते हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वन इज नोन एज PFCE, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। GFCE का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड GDCF का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीनों का मतलब समझ लेते हैं। प्राइवेट फाइनल, इसमें जितने भी आम भारतीय हैं, आम जनता है, वो जितना खर्च करता है डेली अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में, वो सभी मनी को इंक्लूड किया। देन आफ्टर गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है उस चीज़ को ऐड कर दिया। आफ्टर दैट GDCF का मतलब होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, टोटल कैपिटल कितना फॉर्मेशन हो रहा है, कोई हाउस बना रहा है, किसी ने कहीं मनी इन्वेस्ट किया है, गोल्ड बाय किया है, तो इन सभी चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, GDCF। एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज हमारे एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है कि कितना हम लोग बाहर से सामान मंगवा के खर्च कर रहे हैं और कितना हम लोग जो भेज रहे हैं, इसको माइनस कर दीजिए। दैट इज नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब आप इन चारों क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी आपको जीडीपी मिलेगा, एंड दैट विल ऑल्सो द सेम जो कि आपने इनकम मेथड से वेदर इट इज़ निकाला है और इट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड से। एंड थर्ड मेथड जो कि इंडिया फॉलो करता है, जिसकी डाटा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, निकालता है इंडिया तीनों है, बट हम लोग इसे मानते हैं, दैट इज थर्ड मेथड वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज प्रोडक्शन मेथड। जब कभी भी इकोनॉमी में वैल्यू एडेड की हम लोग बात करते हैं, दैट मीन्स ये समझते हैं कि हर स्टेज में किसी प्रोडक्ट पे कितना वैल्यू आपने ऐड किया है, सब अमाउंट को ऐड करते चले जाइए। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो वीट हुआ, वीट का प्रोडक्शन हुआ 10 रुपीज़ का, एज फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ पर केजी। जब ये आटा बना तो फ्लोर बना, तो इसमें मान लो हमें 5 रुपीज़ पर केजी इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड हो गया, टोटल 15 रुपीज़ हुआ। देन आफ्टर आटा से हमने ब्रेड बनाया, मान लो यहाँ पे भी 5 रुपीज़ ऐड हो गया, टोटल 20 रुपीज़ का हुआ। देन आफ्टर जो है हमने उस आटे से बर्गर बना लिया, इसमें भी 5 रुपीज़ का हमने पैसे खर्च किया। तो आपने जितना जगह जितना वैल्यू जितने अमाउंट का बस ऐड कर रहे हो उतना ही ऐड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 ऐड किया, 5 मिला के यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 25, ये नहीं होगा, बल्कि जितना ओनली अमाउंट दैट इज वैल्यू एडेड हुआ है इकोनॉमी में। तो ये मतलब होता है मोटा मोटी मतलब वैल्यू एडेड मेथड का। इसे हम लोग टोटल प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं कि टोटल कितना हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अब इसे निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है कैलकुलेशन थोड़ा चेंजेस लाया 2015 में। 2015 के पहले क्या था, 2015 के पहले गवर्नमेंट जो जीडीपी कैलकुलेट करती थी उसे कैलकुलेट करती थी एट फैक्टर कॉस्ट, और आफ्टर 2015 गवर्नमेंट इसे मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। दोनों में बहुत बेसिक सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। देखो हम समझते हैं, मान लो ये कोई कंपनी है जो कि टोमेटो केचप बनाती है। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, आप जब उसका खर्च निकालेंगे ओनली ये 4 फैक्टर का जो ही कॉस्ट आता है। क्या चीज़? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब कभी भी मान लो कोई फैक्ट्री लगा होगा, कोई ना कोई वो लैंड एक्वायर किया होगा, आइदर उसने खरीदा होगा या भाड़े पे लिया होगा। एट एनी कॉस्ट हमें उस पर लिए क्या देना होगा? रेंट देना होगा। उसमें कुछ लेबर काम करेंगे, लेबर को हमें वेज देना होगा। उसके बाद कोई भी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ कैपिटल हम लोग उसमें इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे टोमेटो फैक्ट्री है तो कोई हमने क्रशर लगाया होगा, तरह तरह की मशीन हम लगाते हैं वहाँ पे, तो उस कैपिटल का हम उसमें से ऐड करते हैं इंटरेस्ट कि हर साल वो कैपिटल कितना डेप्रिसिएट हो रहा है, कितना मनी उस कैपिटल का उस साल इस्तेमाल हुआ। एंड फोर्थ वन इज कि जिस पर्सन ने ये कंपनी इस्टेब्लिश किया है वो फ्री में तो नहीं करेगा, उसको भी प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल चीज़ को जब आप जोड़ते हैं तो किसी भी इकोनॉमी में टोटल पैसे कितने खर्च हुआ है वो आपको बता देगा। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम बात कर रहे थे अभी टोमेटो केचप कंपनी की। यहाँ पे भी लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा एंड एंटरप्रेन्योर होगा। और इन 4 चीज़ का खर्च मान लो हमें एक पैकेट ये जो है टोमेटो केचप बनाने में यहाँ से यहाँ तक ओनली अभी समझना है, दैट इज़ फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू लैंड तक का हमें खर्च पड़ा टोटल कितना? 90 रुपीज़ पड़ा। उसके बाद हर प्रोडक्ट पे, चाहे वो जब मान लो कैपिटल आ रहा होगा, टोमेटो आ रहा होगा, तो सर्टेन अमाउंट हमें टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो हम जो इसके प्रोडक्शन के समय में जितना सारा उसमें टैक्स दिए, सारे टैक्स को इंक्लूड करते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये प्रोडक्शन टैक्स जो है टोटल उस प्रोडक्ट पे 10 रुपये लगा है। बहुत ध्यान से बारीकी से यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना है। प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी? प्रोडक्शन के समय में जो टैक्स लगा। और चूंकि अब सपोज करो कुछ प्रोडक्ट पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी देती है। तो जैसे मान लो टोमेटो केचप है, अच्छा चीज़ है, बच्चे खाएंगे, इसके लिए सपोज करो गवर्नमेंट इस पे जो है सब्सिडी कुछ अमाउंट दे रहा है। नहीं देगा तो जीरो होंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, मान लेते हैं हमारे इस एग्जाम्पल के केस में 5 रुपये गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी दे रही है। टोटल अमाउंट ऐड करते हैं, टोटल अमाउंट होता है 95 रुपीज़। ये 95 रुपीज़ इस टोमेटो केचप का होता है फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? टोटल चीज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, देन आफ्टर प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी, दैट इज नोन एज जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फाइनली ये कंपनी से मान लो ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, केचप बन गया। अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये केचप प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के एमआरपी पे लास्ट में गवर्नमेंट फाइनली कुछ टैक्स लेगी। इससे पहले जो टैक्स दिए हम लोग वो प्रोडक्शन के समय दिए हैं, अब फाइनली प्रोडक्ट टैक्स है। तो प्रोडक्ट टैक्स इस पे मान लो इस टमाटर की चटनी पे हमने 5 रुपये दिया एंड 1 रुपीज़ अगेन गवर्नमेंट हमें एज अ सब्सिडी दे रही है। टोटल अमाउंट जब आप ऐड करते हो 95 + 5 दैट इज 100, और 1 रुपी एक्चुअली गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, माइनस करेंगे 1, तो फाइनल जो एमआरपी होगा इस प्रोडक्ट का दैट इज 99। और इसी चीज़ को जब हम ऐड करते हैं दैट इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। बहुत सिंपल सी बात यदि मैं बताऊं, टोटल क्या करो आप, यदि आपको मतलब जीवीए की हम बात करते हैं, जीवीए में टोटल आपका जितना भी उसमें रॉ मटेरियल्स लग रहा है, देन आफ्टर प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, दैट इज नोन एज जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। और यदि उसे मार्केट प्राइस पे निकालना है तो बस उस फाइनली प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी ये दोनों को भी ऐड कर दीजिए, सो यू विल गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये टर्म भी समझ लिया। एंड फाइनली हम समझते हैं थोड़ा सा, ये बेसिक सी बात है, सबको पता होगा, बट एज अ रिविजन पर्पसेस, फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को लास्ट करता है। टोटल हम लोग जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं वो क्वार्टर बेसिस पे करते हैं, दैट इज नोन एज द फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। टोटल 4 क्वार्टर में जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर एंड फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट इज
कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, ग्रोथ जो वर्ड है दैट इज, यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कहता है क्या, वो क्वांटिटेटिव है, एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं दैट इज क्वालिटेटिव। एज फॉर एग्जाम्पल इसे समझो कि मान लो क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल मान लो रिवर क्लीनिंग के लिए काफ़ी लाख्स ऑफ करोड़ जो है खर्च करती है। एज फॉर एग्जाम्पल नमामि गंगे का एक साल का कॉस्ट है 22,000 करोड़। अब ये 22,000 करोड़ सरकार क्या कर रही है, खर्च कहाँ कर रही है, तो गंगा की सफाई के लिए। तो ये गवर्नमेंट एक्चुअली खर्च कर रही है, तो दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द पार्टिकुलर ईयर ऑफ जीडीपी। जिस साल ये खर्च होगा उस जीडीपी में हम लोग ये एक्सपेंडिचर में शो करेंगे कि हमने इतना पैसे खर्च किया है। दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो हमारा जीडीपी इसके वजह से इंक्रीज होगा। बट एट द अदर हैंड आप देखिए तो क्या ये डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट अब सेकेंड हैंड पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम गंगा में जो है लाखों ऐसे कूड़े कचरे वाला पानी है, जहरीला पानी है, हम उसमें डाल रहे हैं। एक बगल से तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, इसमें गंदगी फैला रहे हैं। तो दिस इज नॉट द डेवलपमेंट। भले ही आपकी ये ग्रोथ दिखाएगी, जीडीपी बढ़ेगी। सेकेंड वन इज, आप मान लो ढेर सारा फैक्ट्री लगा रहे हो, प्रोडक्शन बता रहा है, बट दैट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन, पेड़ कट रहा है, दैट मीन्स डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है। सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस एंड ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। दिस इज ऑल द बेसिक पार्ट्स। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल पे और एक एक करके समझते हैं न्यूज़ में क्यों है ये। तो जो हमारा कहता है जो रियल जीडीपी है, ये फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून तक में 7.8% का ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद कहता है क्या, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, मॉस्पी, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी, कि मॉस्पी कैलकुलेट करती है ये जो क्वार्टरली आपका जीवीए है, दैट हमने जो पढ़ा अभी, जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस। और हम अभी अपना जो हमारा जो बेस ईयर है वो 2011 से 12 है, इसे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। और जब आप करंट प्राइस पे से ऐड करते हो दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर हमने देख लिया। देन आफ्टर जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने समझा, प्रोडक्शन मेथड पे, इनकम मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड पे। आफ्टर दैट उसके बाद था कि जीडीपी कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस 2014 से 15 में इसे चेंज किया गया। और जो हमने बात किया अभी कि मार्केट प्राइस पे हम लोग इसे अब कैलकुलेट करते हैं। एंड लास्टली कि वाई जीडीपी इज़ नॉट वेरी गुड मार्कर्स ऑफ मेजर डेवलपमेंट, दैट इज जीडीपी वर्सेस डेवलपमेंट और ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये भी पॉइंट हमने अभी समझा। इट डजंट टेक अकाउंट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, मतलब क्राइम हो रहा है, मान लो पॉल्यूशन हो रहा है, इनइक्वलिटी है। अब मान लो प्रोडक्शन का मतलब, मान लो बम बनाएगा कोई, तो बम का भी जो है वो ग्रोथ दिखाएगा, बट दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात है तो इट डजेंट मेजर एस्पेक्ट लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड सोशली निगेटिव एक्टिविटीज़, मान लो मनी स्पेंट ऑन रिपेयर वर्क, मनी स्पेंट ऑन क्लीनिंग वर्क पे, लेकिन एक बगल से हम गंदा कर रहे हैं, दूसरे साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, सफाई के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी हम जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं। ओवरऑल जो भी बात हमने डिस्कस किया बेसिक पार्ट में, वही चीज़ आर्टिकल में मैंशनड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। काफ़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल है। इसे हम लोग एक डॉक्यूमेंट से समझेंगे जो कि नीति आयोग ने अभी जस्ट रिलीज़ किया है, और यही चीज़ इसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ में भी है। द सेम आर्टिकल ये नीति आयोग के बारे में भी विज़न भी बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से समझते हैं। हमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि एक वर्ड होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि रिलीज़ करता है OPHI, दैट इज़ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड सेकेंड UNDP, ये दोनों मिल के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग भी इंडिया के लिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ करता है। यहाँ पे थोड़ी यदि वर्ड को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, मल्टी डायमेंशनल की मतलब क्या होती है। देखो, पहले क्या कंट्री का मानना होता था, पहले हम लोग यूनी डायरेक्शनल मेथड फॉलो करते थे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। पहले हम लोग बस इतना समझते थे क्या, कोई मान लो किसी के पास पार्टिकुलर इनकम यदि डेली वो
अर्न करता है तो हम समझते थे कि अब वो पुअर नहीं है। और सेकेंड मेथड हम लोग फॉलो करते थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कैलोरी। कौन पर्सन, जैसे कि आप पहले के एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे कि 1800 कैलोरी यदि कोई पर्सन लेता है इन द अर्बन एरिया तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाएगा। बट आपको लगता है क्या पोवर्टी का जो है, हम लोग सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, यदि किसी आदमी के पास मान लो कि नंबर ऑफ सर्टेन इनकम है तो वो पुअर नहीं है, या फिर मान लो उसके पास खाने को मिल जा रहा है तो वो पुअर नहीं है, बाकी एस्पेक्ट नहीं है क्या? बाकी हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, ये सब चीज़ की भी तो बात करेंगे, मेंटल वेलबींग है। तो इस चीज़ को पहली बार जो है यूएनडीपी और ओपीएचआई ने दोनों मिल के सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, यूनिडायरेक्शनल सोच से काम नहीं चलेगा, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखना होगा। दैट्स वाई दे रिलीज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इसी के बेसिस पे नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? ये टोटल 10 इंडिकेटर फॉलो करता है, टोटल 10 इंडिकेटर, और नीति आयोग ने 2 एक्स्ट्रा कर दिया, एंड 10 दैट इज टोटल 12 इंडिकेटर। कुछ मेजर पॉइंट समझते हैं पहले यहाँ से। जैसा कि हमने बात किया, पहले हमारा यूनिडायरेक्शनल मेथड था, अब हम लोग टोटल 3 मेजर क्राइटेरिया को चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ का क्या स्टेटस है, सेकेंड वन इज एजुकेशन, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपने आप बहुत कुछ आता है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट है, बैंक अकाउंट है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 2 बात यहीं पे आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। नीति आयोग, मैंने भी जस्ट बोला कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में टोटल 10 इंडिकेटर शामिल होता है, और नीति आयोग टोटल जो है 12 इंडिकेटर की बात करता है। तो 2 एक्स्ट्रा कौन सा इंडिकेटर है? तो वो 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर यहाँ पे ये है। एक तो हो गया आपको बैंक अकाउंट, वेट अ सेकेंड, फर्स्ट वन इज बैंक अकाउंट एंड सेकेंड वन इज मैटरनल हेल्थ, माँ की क्या हालात है, उसकी स्थिति है। सो ये 2 एक्स्ट्रा ऐड होता है नीति आयोग के इंडिकेटर में। इसमें 1-2 पॉइंट मैं पहले यहाँ से समझा देता हूँ। अच्छा, पहले ऊपर ही देख लेते हैं कि हमने अभी क्या देखा कि टोटल ये 3 पैरामीटर है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीनों को इक्वल वेटेज मिला हुआ है, दैट इज़ 33% हम लोग हेल्थ को दिए हैं, 33% एजुकेशन को, एंड 33% स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और वेदर इट इज हो गया नेशनल एमपीआई, दोनों में ये बात करता है यदि किसी पर्सन का स्कोर मिनिमम 30% से ज़्यादा है, मतलब 30% जो है वो एक क्राइटेरिया है। यदि 30% से ज़्यादा कोई पर्सन के पास जो इंडिकेटर में ये नंबर आता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी द मल्टी डायमेंशनल पुअर। मतलब 33% मिनिमम है, यदि कोई पर्सन 33% लाया दैट इज पुअर। 33% से ऊपर चलते चलो, मान लो 40% कोई पर्सन है तो एक्सट्रीमली पुअर है, 60 है तो और ज़्यादा पुअर है, तो ये चलते रहेगा। तो टोटल हर हम क्राइटेरिया को 33% दिए हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यदि समझे, कोई आदमी मान लो इसमें पूरा वेल डेवलप्ड है, एजुकेशन अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, बट हेल्थ में ये तीनों पैरामीटर में फेल हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मैटरनल हेल्थ डाउन है। यदि मान लो कि इधर टोटल सही था, ये एक फैक्टर डाउन है, इसका मतलब है 33% मार्क्स उसका कट गया, इसका मतलब है वो पर्सन पुअर है। इसके बाद और बढ़ेगा, मान लो 33% में ये भी नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, स्कूल में अटेंडेंस नहीं है, टोटल मार्क्स उसका कितना कटा? 66%। दैट मीन्स वो पर्सन एक्सट्रीम पुअर है। यदि टोटल का टोटल नहीं है तो मतलब धरती के नीचे है, मतलब क्या ही कह सकते हैं उसके लिए। ये बात आपको जस्ट लाइक मुझे समझाना था कि 33% का क्राइटेरिया है, उससे जितना ऊपर होगा उतना अधिक पॉवर्टी होगा। 2 पॉइंट और है जो कि मैगजीन भी कवर करता है और आपको समझना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ हेड काउंट रेशियो, दैट इज H, एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है किसको? जितना पर्सन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। सपोज दैट इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 100 है, 100 में यदि सपोज करते हैं कि 33%, 33 बहुत ले लिए एग्जाम्पल, इसको छोड़ते हैं, मान लेते हैं क्या 40% क्या है? पुअर है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे हेड काउंट रेशियो? तो 40/100 जो कि टोटल पॉपुलेशन था, सिंपल एज इट इज। सेकेंड है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी।
अच्छा, दोनों का मतलब तो मैंने बताया नहीं। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है क्या, कितना पर्सन पुअर है। एग्जैक्ट नंबर में हमें बताइए कि हाउ मेनी पर्सन आर पुअर। बट इंटेंसिटी ऑफ पुअर की बात में ये होता है कि गरीब है आखिर तो कितना गरीब है, हाउ मच पुअर वो है। सो दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी। और इसे हम लोग निकालते हैं, इसमें जो हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज टोटल पुअर पॉपुलेशन। यहाँ पे पहले क्या करो, नीचे लिखो टोटल पुअर पॉपुलेशन और ऊपर लिखो वेटेड डेप्रीवेशन स्कोर। हम लोग पूरे पर्सन की, पूरे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, हम सब का ये वाला स्कोर निकालेंगे। सब पर्सन का कितना स्कोर आ रहा है, पॉवर्टी का स्कोर आ रहा है। मान लो किसी का आया 60% पुअर, कोई आ रहा है 50% पुअर, कोई आ रहा है 40% पुअर। इस तरीके से इंटायर इंडिया का कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। टोटल हमारे पास जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हमें डिवाइड करना है टोटल पुअर पीपल से, तो ये बताएगा हमें इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ए। एंड लास्ट पॉइंट जो याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो H इंटू ए कर देते हैं। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, H इंटू ए कीजिएगा तो MPI निकलेगा। सो दैट इज ये ओवरऑल था इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी था फिलहाल के लिए। उसके बाद आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो कहता है क्या, नीति आयोग रिलीज्ड अ डिस्कशन पेपर टाइटल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया सिंस 2005-6 के बाद। पेपर इशूज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फॉर एस्टिमेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसके बाद मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं, जितना बातें हमने डिस्कस किया सेम पॉइंट को यहाँ पे भी लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट अब नहीं बचा हुआ है। एक दो डेटा है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, वो डेटा यहाँ से याद रखना है। क्या कि स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, डिक्लाइन हुआ, ये पॉइंट समझना है। 2013 से 14 में जो 29% था वो घट के मात्र 11% आ गया। सो वेरी गुड है ये पॉइंट। उसके बाद कहता है क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में जो है फास्टेस्ट रिडक्शन हुआ है इन द पॉवर्टी में, सबसे फास्टेस्ट गिरावट यहाँ पे हुआ है। ये अच्छी बात है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑल 12 इंडिकेटर्स सॉ स्टैटिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन। ये भी पॉइंट पूछ सकता है कि टोटल, जैसे कि एग्जाम्पल में फ्रेम करना है, वहाँ पे लिखेगा कि ऑल 12 इंडिकेटर्स में जो है सो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो मन में जब भी हम लोग ऑप्शन में ऑल देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ माइंड में चलता है कि ऑल तो नहीं होगा, किसी एक में पीछे रह रहा होगा। नहीं, ये टोटल 12 के 12 इंडिकेटर में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है। हाईएस्ट, लेकिन इसमें भी एक चीज़ समझना है कि हाईएस्ट डेप्रीवेशन कहाँ पे है, जिसमें कि सबसे अधिक अभी भी स्थिति खराब है। तो हाईएस्ट डेप्रीवेशन है कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग में। आपको पता है मतलब सिलेंडर की जब से कॉस्ट इतनी अधिक हुई है, तो बहुत सारे जो पीपल हैं इवन शहर में वो शिफ्ट हो चुके हैं, गैस को छोड़ चुके हैं। तो कुकिंग फ्यूल महंगा होने के कारण ये डाटा हो सकता है कि इसमें डेप्रीवेशन सबसे अधिक देखने को मिला हो। एंड सेकंड हाउसिंग सेक्टर में, और जहाँ पे कि लोएस्ट डेप्रीवेशन दिख रहा है, मतलब वो सबसे, ये ठीक है, ये बेस्ट है, ये सबसे खराब था, खराब है कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग में। और अच्छा कहाँ पे है, तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी कम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हर घर तक लगभग पहुँच चुका है इंडिया के। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी, बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट जगह होगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। और बैंक अकाउंट भी लगभग हर इंसान के पास अब हो चुका है। देन आफ्टर अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड, कहता है क्या, फर्स्ट एवर, ये पहली बार रिलीज हुआ 2021 में। नीति आयोग इसका नोडल एजेंसी है। हमने यहाँ पे जो कहता है कि मैथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, जो मेथड्स यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये पॉइंट याद रखना है, मे बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी सिंपल कहता है क्या, इट आइडेंटिफाई पीपल एज पुअर और नॉट पुअर बेस्ड ऑन डुअल कट ऑफ काउंटिंग। टोटल मतलब दो क्राइटेरिया के बेसिस पे, जो कि हमने भी जस्ट बात किया था, वो दो क्राइटेरिया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू AF मेथोडोलॉजी, एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड MPI पुअर इफ देयर डेप्रीवेशन स्कोर इक्वल और एक्सीड, यही 33%, मतलब 33% है, दैट मीन्स वो पुअर है। इससे एक्सीड कर रहा है, मतलब इससे ज़्यादा हो रहा है, तो वो और भी ज़्यादा पुअर है। सब इंडाइसेस क्या क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हेड काउंट रेशियो हमने देख लिया, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देख लिया,
MPI वैल्यू हम समझ लिए कैसे निकालते हैं, H/A कर देते हैं, सिंपल सी बात है। टोटल 12 पैरामीटर है, 12 पैरामीटर को हमने देखा। न्यूट्रिशन, ये पॉइंट 12 पैरामीटर को भी आप बहुत ही ध्यान से इसे याद रखेंगे, बिकॉज मे बी आस्क्ड। और इसका जो है इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि कब हम कहेंगे कि हाँ चलो न्यूट्रिशन उस पर्सन में नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सी बात कर रहे हैं, ए हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड, वो है या नहीं है। यदि ये क्राइटेरिया होगा तो यस दे आर पुअर, यस दे आर पुअर, यस दे आर पुअर। यदि ये चीज़ होगा तो, नहीं होगा तो वेल एंड गुड है। तो टोटल हमारे पास 12 पैरामीटर पे हम लोग इसे चेक करते हैं। उसके बाद हमने बात किया ही अभी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसे जारी करता है, एक UNDP एंड सेकेंड वन इज OPHI। वो टोटल 10 इंडिकेटर ही यूज़ करता है और लगभग 110 से ज़्यादा कंट्री में के लिए ये मेजरमेंट, ये डाटा पब्लिश करता है। देन आफ्टर थर्ड न्यूज़ क्या है, अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बहुत ही अच्छा इसमें जो है आउटकम्स निकल के आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना क्या है कि टोटल अभी तक जो है 2014 से 23 तक में ये देखा गया है लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है ना, जो टैक्स पेयर, जो हम लोगों का मनी है, वो सेव हुआ है जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र, स्टार्ट किया है। तो इससे हुआ क्या, जो भी घोस्ट मान लो था, जो भी बीच में बिचौलिया था, वो सब बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है। सो इसमें क्या होता है कि टू सेंड मनी टू दी टारगेटेड बेनिफिशियरीज अकाउंट, डायरेक्टली उसके अकाउंट में ही मनी चल जाता है। सो एंड वीडिंग आउट बोगस अकाउंट, जो भी चोर था वो सब खत्म हो चुका है। कहता है अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, इसके आने से क्या फ़ायदा हुआ है, यह ट्रांसपेरेंसी लाया। ऑब्वियस सी बात आप समझ सकते हैं, जब कभी भी आप क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट को भेजना है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जिसको भी, जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट मनी आ गया। पहले हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, दैट इज़ सर राजीव गांधी। तो उनका कहना था कि जब भी जो है क्या केंद्र जो है ऊपर से यदि 1 रुपये भेजती है तो मात्र पब्लिक तक 10 पैसे ही पहुंच पाती है। सोचो 90 पैसा जो है ना बीच में बिचौलिया खा जाता था। बट अब DBT के थ्रू से यदि 100 रुपीज़ भेजा जाता है तो 100 का 100 डायरेक्ट जो है अकाउंट में पहुंच जाता है। उसके बाद एक पॉइंट समझना है प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आधार मैंडेटरी नहीं है इन DBT स्कीम में। और इसको कौन सक्सेसफुल कर रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, कौन कौन सी चीज़। तो कहता है क्या एक ट्रिनिटी है, जैसे आप ट्रिनिटी देखते हैं हिंदुज़म में, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसकी वजह से हिंदुइज्म चलती है। सो दैट्स वाई DBT के लिए ये ट्रिनिटी क्या है, जैम मतलब एक तो जनधन अकाउंट, दूसरा आधार और तीसरा मोबाइल। इन तीनों के संगम से जो है ये चीज़ संभव हो पा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देन आफ्टर सेकेंड इसका जो है की एनेबलर्स में हो गया बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। आप जानते हैं जैसे कि बैंक मित्र हुआ, डोर स्टेप बैंकिंग सेवा को वो पहुंचा रहा है। थर्ड वन इज पेमेंट बैंक, बहुत सारा इसमें, जैसे कि मान लो पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में फैसिलिटेशन का काम कर रहा है। देन आफ्टर मोबाइल मनी। तो ये टोटल चीज़ था DBT के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम लोग इसे आफ्टर ब्रेक इसे समझेंगे और मे बी आई विल पब्लिश इट टुमारो, क्योंकि अभी जस्ट ये आर्टिकल आया और आज अभी 2-3 घंटे पहले भी मैंने एक वीडियो अभी जस्ट चैनल पे डाला पॉलिटी का, वो भी बहुत लंबा, लगभग 2 घंटे का क्लास था, तो थोड़ा मुझे भी ब्रेक चाहिए। सो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, थैंक यू सो मच। चलो बापू बाड़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की। चलो बापू बाड़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की। अब तो खेत में हरियाली भी मर गई, उसकी लाशें भर बोरियां भी घर गई। अब रखवाली क्या करनी भूत प्रेत की। चलो बापू
बाढ़ हटा दें खेत की। हरियाली के साथ क्या पंछी भी सारे मर गए, दिखते नहीं हैं आजकल, सारे ही जाने किधर गए। दुनिया में क्या बापू ऐसा ही होता है, क्या उनसे तभी नाता जब कोई कुछ बोता है। उनसे मैं ये पूछूंगा, आने दो उनको ऐत की। चलो बापू बाढ़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की। चलो बापू चलो।